नमस्कार दोस्तों, आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की पेपर सीरीज, जो हम आपके लिए प्री बोर्ड के आधार पर जो क्वेश्चन बनाए, जो आपका पेपर होगा 80 नंबर का और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके 80 में से 80 अंक प्राप्त हों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने किस वर्ष पद से इस्तीफा दिया? तो हमने लास्ट टाइम बात की थी लास्ट क्लास में कि यूएसएसआर का विघटन हो गया था, उसके बाद भी उसके आखिरी राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो हमारे पास विकल्प है 1989, 1990, 1991, 1992। तो हमें पता है कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था और उसके बाद वो 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में विखंडित हो गया था। अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ की स्थापना हेतु मिस्ट संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1992, 1995, 1948 और 2000। देखिए, ये यूरोपीय संघ इसलिए बनाया गया था ताकि यूरोप के देश आपस में मिलकर सुगम व्यापार सुविधा प्राप्त कर सके, एक दूसरे की जो भौतिक सुविधा है या वैज्ञानिक जो उपकरण या संसाधन है उनका प्रयोग कर सके। तो ये संधि हुई थी 1992 में। अगला प्रश्न है, लिट्टे का संबंध किस देश के जातीय संघर्ष से रहा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो देखिए, लिट्टे का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। हम बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की, जिनकी हत्या से भी किसका नाम जोड़ा जाता है? लिट्टे का। लिट्टे भारत में एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। लिट्टे का संबंध है श्रीलंका से। 1990 में इराक ने किस पड़ोसी देश पर कब्जा कर लिया था जिसके कारण प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था? ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की। तो देखिए, 1990 में जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था उसमें इराक ने आक्रमण किया था कुवैत पर। मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। तो ये देखिए, ये देता है सांस्कृतिक प्रभाव, यानी मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का हमें संकेत देता है। सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम हिंदुस्तान में या इंडिया में रहते हैं तो हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, हमारी संस्कृति को पश्चिम वाले अपनाते हैं, उसे सांस्कृतिक कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी? पोर्ट एलेग्रे, मुंबई, दिल्ली, नैरोबी। तो हमारे सामने चार विकल्प है। तो 2004 में इसकी बैठक हुई थी मुंबई में। 1952 के पहले आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 3, 16, 12, 45। तो देखिए, जनसंघ जो पार्टी है इसकी स्थापना की थी श्यामल दास मुखर्जी ने, और इन्होंने जब 1952 में पहला आम चुनाव लड़ा था तब उन्हें 3 सीटें प्राप्त हुई थी। यही जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना था। बॉम्बे प्लान का संबंध किस वर्ष से है? 1944, 1947, 1950, 1955। तो बॉम्बे प्लान का संबंध 1944 से है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार। तो वर्तमान आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1960, 1962, 1965, 1971। तो देखिए, 1960 में भारत का कोई युद्ध नहीं हुआ था। 1962 में एक युद्ध हुआ था, 1965 में भी एक युद्ध हुआ था और 1971 में भी युद्ध हुआ था। 1965 में हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में। उसमें प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था
तब प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उस टाइम पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत चीन, भारत पाक, भारत नेपाल, पाक अफगानिस्तान। तो देखिए ताशकंद समझौते का संबंध है 1965 के युद्ध से और यह हुआ था भारत और पाक से। ताशकंद एक जगह है यूएसएसआर में, यानी जो पूर्व में जो यूएसएसआर था वहां पे एक शहर का नाम था ताशकंद। उसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह समझौता किया था। इसी समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। उन्नीस सौ 75 के आपातकाल के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? के ब्रह्मानंद रेड्डी, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए 1975 में जब आपातकाल लगा था तो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और उस समय भारत के गृह मंत्री थे के ब्रह्मानंद रेड्डी। नवनिर्माण आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए नवनिर्माण आंदोलन का संबंध गुजरात से है। जो भाषा के आधार पर दो राज्य बने थे, एक बना था महाराष्ट्र और एक बना था गुजरात। सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस वर्ष बना था? सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस वर्ष बना था? यह प्रश्न बहुत अच्छा है भाई, ध्यान से देखो। सिक्किम जब भारत आजाद हुआ था तो सिक्किम भारत का स्वतंत्र राज्य नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे दो वो थी, वहां का जो राजा था ना उसे दोहरी नागरिकता थी। वहां के लोग मतलब उनको कुछ अंग्रेजों ने विशेष अधिकार दिए थे, तो इसके तहत वो सिक्किम भारत का 22वां राज्य जब बनाया गया था तो वो 1970, 72 और 75, 1980 वो बना था 1975 में और उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। दलित पैंथर संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो देखिए दलितों के संबंधित ज्यादातर जो आंदोलन प्रारंभ में हुए थे वो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में हुए थे। तो दलित पैंथर का संबंध है महाराष्ट्र से। राजीव गांधी की हत्या किस राज्य में हुई थी? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या तमिलनाडु में हुई थी। वो उस समय चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का नेतृत्व कौन सा दल करता है? भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा। तो देखिए यूपीए का जो नेतृत्व है वह कांग्रेस करता है, वर्तमान में इसका नाम है इंडिया, और भाजपा करती है एनडीए का। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वीपी मंडल, के आर मंडल, जेपी मंडल, एसपी मंडल। तो वीपी मंडल इस मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग का संबंध ओबीसी आरक्षण से संबंधित था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके हमारे पास 6 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। तो पहला प्रश्न है सोवियत संघ ने 1979 में हस्तक्षेप किया था। तो 1979 में सोवियत संघ ने कौन से देश या कौन सी राजनीति के में हस्तक्षेप किया था? तो वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1965। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवे ली। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में प्रवाह बढ़ा। पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं का। अमूल की शुरुआत गुजरात के
आनंद शहर से हुई थी। 1977 के चुनाव में विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। तीसरा प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्न। बाल्कन क्षेत्र के किस देश का विघटन खूनी संघर्ष के बीच हुआ था? उत्तर है इसका बाल्कन क्षेत्र का विघटन, बाल्कन क्षेत्र के युगोस्लाविया का विघटन खूनी संघर्ष के बीच हुआ था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? युगोस्लाविया। हमारा उत्तर होगा युगोस्लाविया। दूसरा प्रश्न है यूरोपियन संघ के झंडे में बने घेरे का क्या अर्थ है? उत्तर है यूरोपियन संघ के झंडे का घेरा सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा वहां के लोगों की पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक है। यानी जो वो घेरा बना हुआ है वो 12 रंगों का है और वो 12 रंगों में किस किस को प्रदर्शित करते हैं? पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की लुक ईस्ट नीति का उद्देश्य क्या था? लुक ईस्ट नीति का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, आसियान देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना था। दक्षिण पूर्व में जो हमारे देश हैं उन देशों के साथ हमें संबंध बढ़ाने थे। सार्क के 2 संस्थापक देशों के नाम लिखिए। सार्क के 2 संस्थापक देशों में भारत और पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल। यानी सार्क के जो देश हैं उनमें मुख्य रूप से तो भारत, पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश और नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा राष्ट्रों के बीच मित्रवत संबंधों को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में की गई थी और इसकी स्थापना के बाद देख सकते हैं जैसे पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहां ना कहां तो युद्ध रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए आज देख लो 1945 से 2025 तक दोबारा तीसरे विश्व युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। यानी देखिए चुनाव आयोग की स्थापना मूल संविधान में दी गई है, यानी ये एक संवैधानिक संस्था है। तो इसके प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव के समय मतदाताओं के नाम लिखने में क्या समस्या आई थी? तो ध्यान से देखना, मतदाताओं के नाम की समस्या, मतदाता सूची में पहले के प्रारूप में लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए थे। उन्हें फला की बेटी, फला की बीवी जैसे विवरणों के साथ दर्ज किया जाता था। आज भी हम कोई मान लो बहुत बुजुर्ग महिला है या बहुत बुजुर्ग आदमी है तो वो ज़्यादातर महिलाओं का डायरेक्ट परिचय या उनका नाम नहीं लेते हैं, वो बताते हैं फलाने की बीवी है या फलाने की माँ है या फलाने की बेटी है या फलाने की बहू है। इस वजह से लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज ही नहीं हो पाया था। नीति आयोग के स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। यानी जब 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी तब 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के 2
सकारात्मक प्रभाव बताइए। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था दुनिया में खाने की समस्या को कम करना, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाना कहीं ना कहीं चाहिए और उसी समस्या को कम करने के लिए हरित क्रांति को लाया गया था। तो हरित क्रांति का मुख्य सकारात्मक प्रभाव था खाद्यान्न विशेषकर गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारत खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर बना। देखिए पहले भारत दूसरे देशों से गेहूं और चावल आयात करता था, लेकिन जब हरित क्रांति हुई उसके बाद भारत के सामने ऐसी समस्याएं नहीं आई। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? अनुच्छेद 370 का संबंध, इसका संबंध जम्मू और कश्मीर राज्य से था। 370 को हटा दिया गया, अब जम्मू कश्मीर को अर्ध राज्य बना दिया गया तथा लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। खंड ब, देखिए खंड ब में आपके पास 10 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न में शब्द सीमा है 50। पहला प्रश्न है, शाक थेरेपी के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। शाक थेरेपी के कारण सोवियत संघ के देशों का औद्योगिकरण ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया और रूस का औद्योगिक ढांचा लगभग 90% निजी हाथों या कंपनियों को सस्ते दामों पर बेच दिया गया, जिसे इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। दूसरा, इसके कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई, जिससे गरीबी अमीरी के बीच की खाई बहुत बढ़ गई। तो ये देखिए शाक थेरेपी का संबंध कहाँ से था? सोवियत संघ रूस से था। जब सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ तो रूस के जितने औद्योगिक क्षेत्र थे उन्हें पूंजीपतियों को सस्ते भाव में बेच दिया गया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में छेद होने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखिए ओजोन परत में छेद होने से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाती है, जिससे मनुष्य की त्वचा का कैंसर और आंखों की बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त यह पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे समुद्री सूक्ष्म जीवों प्लवक की कमी हो सकती है और वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और अधिक विकराल हो सकती है। तो देखिए ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के कोई 2 कारण लिखिए। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर लंबा समय से चला आ रहा मतभेद है। दूसरा बड़ा कारण अवैध अप्रवासन की समस्या है, जहां भारत का मानना है कि बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में बस रहे हैं, जिससे सुरक्षा और जनसंख्यीय संतुलन प्रभावित होता है। तो ये देखिए बांग्लादेश के साथ हमारे जो 2 कारण हो गया, पहला कारण हो गया नदी जल बंटवारे को लेकर, दूसरा हो गया जनसंख्या वृद्धि या अप्रवास के कारण। अगला प्रश्न है, साझी संपदा के 2 उदाहरण दीजिए। साझी संपदा या मानवता की साझी विरासत उन क्षेत्रों या संसाधनों को कहा जाता है जिन पर किसी एक राष्ट्र का संप्रभु अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का अधिकार होता है। इसके प्रमुख उदाहरण अंटार्कटिका महाद्वीप और बाहरी अंतरिक्ष है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का वायुमंडल और समुद्री सतह भी इसी श्रेणी में आता है। साझी संपदा का मतलब है वह संपदा जिसकी पूरी मानव जाति प्रयोग कर सकती है, कोई भी देश उसे प्रयोग लेने में रोक नहीं सकता है।
भारतीय जनसंघ की विचारधारा के प्रमुख बिंदु क्या थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित भारतीय जनसंघ की विचारधारा एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल देती थी। यह दल भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाने का पक्षधर था और इसने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने तथा धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायतें देने का विरोध किया था। प्रीपर्स से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता के समय जब देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया तब उनके शासकों और परिवारों को उनके व्यक्तिगत खर्चे के लिए सरकारी खजाने से एक निश्चित मात्रा में भत्ता देने का आश्वासन दिया गया, जिसे प्रिवी पर्स कहा गया। इसकी राशि रियासतों के विस्तार और राजस्व के आधार पर तय की गई थी, जिसके बाद में 1971 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। देखिए, हमें पता है कि आज़ादी के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थे, जिनका एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने किया था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत को किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? शास्त्री जी के कार्यकाल 1964 से 1966 के दौरान भारत को सबसे पहले भीषण खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा था, जिससे निपटने के लिए उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। दूसरी बड़ी चुनौती 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध थी। इन्हीं दो चुनौतियों, सीमा पर सुरक्षा और खेतों में पैदावार के संदर्भ में उन्होंने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का क्या हुआ? 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए और नागरिकों का अदालतों में जाने का अधिकार छीन लिया गया। सरकार ने निवारक नजरबंदी का व्यापक प्रयोग किया, जिसके तहत राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी आरोप के जेल में डाल दिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मुख्य मांग क्या थी? 1973 में पंजाब के आनंदपुर साहिब में अकाली दल द्वारा पारित इस प्रस्ताव में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की मांग की गई थी। इसी की मुख्य मांग पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता और केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश संबंध और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय रखकर शेष सभी शक्तियां राज्यों को सौंपने की थी, ताकि क्षेत्रीय पहचान को मजबूती मिल सके। गठबंधन की राजनीति के उदय के पीछे कोई दो कारण लिखिए। भारत में गठबंधन की राजनीति के उदय का मुख्य कारण 1989 के बाद किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत न मिलना है, जिससे छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक हो गई। दूसरा कारण क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बढ़ना और जाति, धर्म व क्षेत्र आधारित नए दलों का गठन है, जिन्होंने राष्ट्रीय दलों के एकाधिकार को चुनौती दी और सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। अब देखते हैं खंड 3 यानी खंड 6 सेशन 3। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा लगभग 100 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुख्य विशेषताओं और उनकी कमियों पर टिप्पणियां लिखिए।
यूरोपीय संघ विश्व का एक अत्यंत प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है। इसकी मुख्य विशेषताओं में इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और साझा मुद्रा यूरो है। राजनीतिक रूप से इसके दो सदस्य फ्रांस और पूर्व में ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रहे हैं, जिससे यह विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालता है। आर्थिक रूप से यह दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसके सदस्य देशों की अपनी स्वतंत्र विदेश और रक्षा नीतियां हैं जो अक्सर एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, जैसे इराक हमले पर मतभेद। इसके अलावा कई देशों में यूरो मुद्रा को अपनाने और यूरोपीय संविधान को लेकर नाराजगी भी देखी गई है। इसके अथवा में अगला प्रश्न है, भारत चीन संबंधों में विवाद के मुख्य मुद्दों का वर्णन कीजिए। यानी जो ऊपर वाला प्रश्न हमने देखा था, अगर आपकी इच्छा हो तो वो प्रश्न भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ऊपर वाले से नीचे वाला प्रश्न इजी है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो देखिए, भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कई ऐतिहासिक और वर्तमान कारण हैं। इनमें पहला प्रमुख मुद्दा सीमा विवाद है, विशेषकर लद्दाख में अक्साई चीन क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश नेफा को लेकर, जिसके कारण 1962 में युद्ध भी हुआ था। दूसरा मुद्दा तिब्बत का है, जहां चीन द्वारा दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने पर आपत्ति जताई जाती है। इसके अतिरिक्त चीन द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद और वन बेल्ट वन रोड परियोजना है जो भारतीय क्षेत्र से गुजरती है, भारत की संप्रभुता के लिए चिंता का विषय है। हालिया वर्षों में घाटी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य झड़पों ने अविश्वास को और बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के महत्व को स्पष्ट कीजिए। रियो कहाँ पे है? ब्राजील में। तो देखिए, 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसमें 170 देशों और हजारों गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा महत्व यह था कि इसने सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक एजेंडे पर रखा। सम्मेलन में एजेंडा 21 स्वीकार किया गया, जिसमें विकास के ऐसे तौर तरीकों सुझाए गए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में महत्वपूर्ण नियमावली बनाई गई। इसने उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच पर्यावरण की जिम्मेदारी को लेकर बहस की शुरुआत की। इसके अथवा में हम अगला प्रश्न देख सकते हैं, संसाधनों की भू राजनीतिक से आप क्या समझते हैं? तेल और जल संसाधनों के संदर्भ में समझाइए। विश्व राजनीति में संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर होने वाले संघर्ष को संसाधनों की भू राजनीति कहा जाता है। औद्योगिक युग में तेल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह युद्ध और अर्थव्यवस्था का आधार है। खाड़ी देशों के पास तेल का विशाल भंडार होने के कारण ये देश हमेशा वैश्विक राजनीति के केंद्र में रहे हैं और विकसित देशों ने इन पर प्रभाव जमाने के लिए सैन्य हस्तक्षेप तक किए हैं। वहीं जल को 21वीं सदी का स्वर्ण माना जा रहा है।
नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर देशों के बीच जैसे भारत पाक इजराइल जॉर्डन में होने वाले विवाद जल युद्ध की संभावना को पैदा करते हैं। अतः संसाधनों पर कब्जा ही देश की विदेश नीति का मुख्य आधार बनता जा रहा है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। क्या यह केवल पश्चिमीकरण है? तो देखिए, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव बहुआयामी है। एक तरफ यह सांस्कृतिक समरूपता लाता है, जहां पूरी दुनिया में पश्चिमी विशेषकर अमेरिकी संस्कृति का बोलबाला बढ़ रहा है। बर्गर, नीली जींस और अंग्रेजी संगीत की लोकप्रियता इसका उदाहरण है, जिससे अक्सर पश्चिमीकरण कहा जाता है। लेकिन दूसरी ओर यह सांस्कृतिक विभिन्नता को भी बढ़ावा देता है। बाहरी संस्कृतियां हमारे स्थानीय विकल्पों को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें बढ़ाती है, जैसे नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहनना। अतः यह केवल पश्चिमीकरण नहीं बल्कि संस्कृतियों का आपस में मिलना भी है। हालांकि डर यह रहता है कि शक्तिशाली पश्चिमी संस्कृति कहीं कमजोर स्थानीय संस्कृतियों को मिटा न दे। इसके विकल्प में हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण के विरुद्ध उठाने वाले आर्थिक तर्कों और विरोधों के आधारों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, हम अब पहले बात करते हैं विश्व स्तर पे, अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का कड़ा विरोध हुआ है। वामपंथी विचारकों का तर्क है कि वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ता है, जिससे स्थानीय लघु और कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। विरोधियों का मानना है कि इससे अमीर और गरीबों के बीच की खाई चौड़ी हुई है और राज्य ने जन कल्याणकारी भूमिका से हाथ खींच लिया है। किसानों के संगठनों ने बीजों पर विदेशी कंपनियों के पेटेंट और कृषि सब्सिडी कम करने का विरोध किया है। औद्योगिक श्रमिकों ने रोजगार की अनिश्चितता और श्रम कानूनों में ढील के खिलाफ आवाज उठाई है। इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों के माध्यम से वैश्वीकरण को नव उपनिवेशवाद का रूप बताकर इसका निरंतर प्रतिरोध किया जा रहा है। यानी हम इस प्रश्न में देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है। इसका विरोध किसान कर रहे हैं, लघु और कुटीर उद्योग से जीवन यापन करने वाले व्यक्ति कर रहे हैं और मजदूर कर रहे हैं। और भारत में मान लो लगभग 50% से ज़्यादा लोगों का जीवन यापन कृषि उद्योग पे आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कितनी है? तर्क दीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अक्सर गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। हालांकि वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भी यह अत्यंत प्रासंगिक है। इसके माध्यम से भारत के किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकता है। वर्तमान में जब विश्व अमेरिका, चीन और रूस जैसे शक्ति केंद्रों के बीच बटा हुआ है, गुट निरपेक्षता भारत को राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने की छूट देती है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख यह विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने और वैश्विक मंचों पर समानता की मांग करने का एक सशक्त मंच है। अतः यह केवल एक नीति नहीं है बल्कि एक विचार है जो देशों की संप्रभुता की रक्षा करता है। इसके अथवा में हम दूसरा प्रश्न देख सकते हैं,
दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ाने में सार्क की सफलताओं और विफलताओं की समीक्षा कीजिए। दक्षिण एशियाई देश क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए की गई थी। इसकी सफलताओं की बात करें तो इसने साफ्टा जैसे मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से व्यापारिक बाधाओं को कम करने की कोशिश की है और कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। हालांकि इसकी विफलताएं अधिक प्रभावी रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर तनाव और सीमा विवाद के कारण सार्क की अधिकांश बैठकें बेनतीजा रही। सदस्य देशों के बीच अविश्वास और छोटे देशों का यह डर है कि भारत उन पर हावी होना चाहता है। इस संगठन की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा यही है कारण है कि अब भारत का झुकाव बिगसेट जैसे अन्य संगठनों की ओर बढ़ रहा है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि सार्क असफल क्यों रहा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देश शामिल है और उनमें शक्तिशाली राष्ट्र एकमात्र भारत है। तो छोटे देशों को कहीं ना कहीं यह डर है कि भारत कहीं इन पे प्रभाव ना जमा ले। अगला खंड है द सेशन डी। निम्नात्मक प्रश्न, उत्तर सीमा लगभग 250 शब्द, प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 प्रमुख घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारत की सुरक्षा रणनीति एक जटिल मिश्रण है जो पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तैयार की गई है। इसके 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। भारत की रणनीति का पहला घटक अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि भारत का अपने पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद रहता है। भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के साथ साथ परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर अपनी सैन्य स्थिति को सुदृढ़ किया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन किया है। भारत गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशनों में सक्रिय भागीदारी और वैश्विक निरस्त्रीकरण की वकालत करता रहा ताकि विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। तीसरा है आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटना। भारत के भीतर अलगाववादी आंदोलन जैसे नागालैंड, मिजोरम और कश्मीर में से निपटने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाए गए हैं। भारत सरकार ने बातचीत और विकास के माध्यम से इन क्षेत्रों को मुख्य विकास धारा से जोड़ने की कोशिश की है ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। चौथा है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। भारत की सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा अपने नागरिकों को आर्थिक अभाव से मुक्ति दिलाना है। जब तक देश आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा और गरीबी कम नहीं होगी तब तक आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा बना रहेगा। अतः आर्थिक आत्मनिर्भरता भारत की व्यापक सुरक्षा रणनीति का एक स्तंभ है। इसके अथवा में हम दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के लिए खतरों के नए स्रोत जैसे महामारी, आतंकवाद, निर्धनता का वर्तमान संदर्भ में वर्णन कीजिए। यानी आज के टाइम पे महामारी, आतंकवाद, निर्धनता एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। उससे इसके संदर्भ में हम कुछ बातचीत करेंगे। वर्तमान विश्व में सुरक्षा की धारणा
केवल सैन्य हमलों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इससे मानवता के अस्तित्व पर संकट मंडराने वाले नए खतरे भी शामिल हो गए हैं। इन्हें सुरक्षा की अपारंपरिक अवधारणा कहा जाता है। महामारी कोविड-19 जैसी महामारियों ने यह सिद्ध कर दिया कि सुरक्षा जीव भी वैश्विक सुरक्षा के लिए परमाणु बम जैसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। महामारी ने न केवल जनहानि करती है, बल्कि देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती है और सरकारों की स्थिरता को चुनौती देती है। एड्स, बर्ड फ्लू और इबोला जैसी बीमारियां भी सीमाओं को नहीं मानती और इनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। आतंकवाद का अर्थ है राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेना और नागरिकों के मन में भय पैदा करना। वर्तमान में आतंकवाद वैश्विक हो चुका है। अल-कायदा, ISIS जैसे संगठनों ने तकनीकी और इंटरनेट का उपयोग कर दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने की क्षमता विकसित कर ली है। यह किसी एक देश की समस्या न होकर पूरी वैश्विक शांति के लिए खतरा है। निर्धनता और असमानता, विश्व के दक्षिणी गोलार्ध, विकासशील देशों में बढ़ती गरीबी और जनसंख्या का दबाव सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। निर्धनता के कारण लोग बेहतर जीवन की तलाश में बड़े पैमाने पर विस्थापन करते हैं, जिसे शरणार्थी समस्या और सीमावर्ती देशों में संघर्ष पैदा होता है। साथ ही आर्थिक असमानता विद्रोह और नागरिक युद्धों को जन्म देती है। निष्कर्षतः सुरक्षा के नए स्रोत किसी एक देश के सैन्य बल से हल नहीं हो सकते। इनके लिए वैश्विक सहयोग और साझा रणनीति की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती राज्यों के सीमाओं को निर्धारित करने की थी। औपनिवेशिक शासन के समय राज्य की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा या जीत के आधार पर तय की गई थी, जो भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर सही नहीं थी। पुनर्गठन की प्रक्रिया स्वतंत्रता के तुरंत बाद सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को यह सोचकर टाला कि इससे अलगाववाद बढ़ सकता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के विशाल आंध्र आंदोलन और पोट्टी श्री रामालू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुई मृत्यु ने सरकार को 1952 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बनाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की भूमिका मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां की बोले जाने वाली भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया ने भारत की विविधता को स्वीकार किया और लोकतंत्र को मजबूत बनाया, क्योंकि इससे स्थानीय पहचान को सम्मान मिला और राष्ट्र के टूटने का डर समाप्त हो गया। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग से भाषा के आधार पर नए राज्य के निर्माण का रास्ता खुल गया। इसी आधार पर आगे चलकर महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ, पंजाब और हरियाणा का निर्माण हुआ था।
इसी प्रश्न के अथवा में अगर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय रियासतों के विलय की समस्या को स्पष्ट कीजिए। हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत के विलय का विशेष उल्लेख कीजिए। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तब हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर भारत के हिस्से नहीं थे, उन्हें आज़ादी के बाद भारत में मिलाया गया था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने सबसे जटिल समस्या लगभग 565 रियासतों के भविष्य की थी। ब्रिटिश शासन ने घोषणा की थी कि ये रियासतें अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इससे भारत के खंड खंड होने का खतरा पैदा हो गया था। रियासतों के विलय की समस्या त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद जैसे राज्यों के शासकों ने स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई, जो भारत की अखंडता के लिए गंभीर संकट था। इसी कार्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ और कूटनीति से पूरा किया था और इसमें सहयोग किया था वीपी मेनन ने। हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का शासक निजाम, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। वह एक स्वतंत्र राज्य चाहता था। वहाँ की जनता ने निजाम के दमनकारी शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। निजाम ने आंदोलन को कुचलने के लिए अपने अर्धसैनिक बल रजाकारों को तैनात किया, जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा फैलाई। अतः भारत सरकार ने सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया था। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो भारतीय सेनाएं गई थी वो भारतीय पुलिस की वर्दी में गई थी, सेना के रूप में नहीं गई थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका विरोध किया था कि आप उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके जवाब में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है, वहाँ तो हमने पुलिस कार्रवाई की है। जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ गुजरात की एक रियासत थी जिसका नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, जबकि वहाँ की अधिकांश जनता भारत के पक्ष में थी। नवाब के फैसले के खिलाफ वहाँ विद्रोह हो गया, वह पाकिस्तान भाग गया। भारत सरकार ने वहाँ हस्तक्षेप किया और फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करवाया। जनमत में भारी बहुमत से भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। इन विलयों ने सिद्ध कर दिया कि लोकतांत्रिक इच्छा शक्ति और दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व किसी भी विभाजनकारी चुनौती का सामना कर सकता है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम। राजनीतिक मानचित्र में निम्न देशों को अंकित कीजिए। यह प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप विश्व का मानचित्र लीजिए और इन देशों को वहां आप अंकित कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ग्लोब या मानचित्र में इन देशों की स्थिति क्या है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे वाला नया मॉडल पेपर जल्दी मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।